अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। आज है मार्च की 4 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने फागन की है आज 20 तारीख। आज आपको अपडेट करना है एक बार फिर पाकिस्तान रेलवेज़ की पेंशन के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ पे है और एक बहुत ही मजबूर 74 साल पेंशनर के साथ क्या बीत रही है रेलवे में, ये भी आपको कहानी बतानी है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक बहुत ही एक बड़ी खबर जो है वो जो कल की खबर है वो शाये हुई है, वो आपको दिखानी भी है, बतानी भी है कि असल में ये पाकिस्तान के साथ जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है, कौन कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया हुआ है कि मैं आपको फैक्ट्स तक लेके जाऊंगा, हकीकत तक लेके जाऊंगा पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर डंडी मारे। क्योंकि फेक न्यूज़ जो है उसने तबाही कर दी है इस माशरे की, इस हुकूमत की, इस स्ट्रक्चर की, इस ढांचे की और हमारे प्यारे पाकिस्तान की। तो फेक न्यूज़ से हट के हमने सच्चाई तक जाना है। तो सबसे पहले मैं उस ख़बर की तरफ जाता हूँ। आपको याद होगा 2021 में वज़ीर ख़ज़ाना थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अज़हर ने कल एक ख़बर गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा है कि उन्हें ये इतला मिली है सोशल मीडिया से कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त PDM की हुकूमत है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये अंदर खाते ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, अगर आम इंतखाबात उनकी मंशा के बरखिलाफ़ जल्दी हुए, तो वो IMF से जो जारी नेगोशिएशंस हैं, जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के कर्ज़े के बारे में और पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, वो उन मुज़ाकरात को तोड़ देंगे, उन मुज़ाकरात को ख़त्म कर देंगे, IMF से मुआहदा तोड़ दिया जाएगा। तो ये खदशा ज़ाहिर किया है हमाद अज़हर ने, और हमाद अज़हर ने कहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या शहबाज शरीफ ने ऐसा किया तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ गद्दारी होगी बल्कि पाकिस्तान की तबाही के लिए ये तो उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ होगा, खुदा न खास्ता। तो ये उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से हमें मिला है। हमाद अज़हर ये कहते हैं कि हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए और अपने एक छोटे सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का मफाद कुर्बान ना करें और IMF से मुआहदा तोड़ने की सोचें भी ना, क्योंकि ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब ये था उनका बयान कि अगर IMF से किया हुआ मुआहदा तोड़ें तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फरवरी 2022 में, जब हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के हाथ में थी। ये अब फैक्ट्स हैं। इसके लिए मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से एक दरख्वास्त की थी। उन्होंने मुझे अपनी एक डॉक्यूमेंट भेजी है, ये मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, उसके मैंने मंजूरात किए। मैं आपको स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा भी। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जब ये पता चला कि उनकी हुकूमत ख़त्म करने की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया है, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने जो इससे पहले IMF से एग्रीमेंट किया था, शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना उस वक्त के ने, वो उससे यकसर मुनकर हो गए हैं। यानी ये जो हमाद अज़हर अब कह रहे हैं कि अगर IMF से मुआहदा तोड़ा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो फरवरी 2022 में इमरान खान ने और वज़ीर सनत थे उस वक्त हमाद अज़हर, उसी कबीना का हिस्सा थे, उन्होंने पाकिस्तान का सोचे बगैर IMF से एग्रीमेंट तोड़ दिया। और किया क्या, अब ये फैक्ट्स है, मैं आपको बताने लगा हूँ। 16 अगस्त 2022 को IMF ये लिखता है, 16 अगस्त 2022 को IMF हुकूमत पाकिस्तान को ये लिख के बता रहा है, ये उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड कह रहा है, ये डॉक्यूमेंट मुझे उन्होंने भेजी है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत ने ये सोचा कि उनकी टर्म तकमील जो है वो नहीं हो सकेगी और अगस्त 2023 तक इलेक्शन की वो ख्वाहिश जो नई हुकूमत है इस वक्त PDM की, वो जाहिर कर रही है कि उनकी हुकूमत टर्म मुकम्मल करेगी और अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन होंगे। ये नई हुकूमत के बारे में वो ये कह रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 16 अगस्त 2022 की, अप्रैल में शहबाज शरीफ की हुकूमत बन चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने फरवरी 2022 में हमारे साथ जो किया उससे बिल्कुल यू टर्न लिया और आखिर में एक साल पहले किए हुए मुआहदे से मुकर गए। और किया क्या, और बहुत बड़ी हद तक अनटारगेटेड पैकेज दिया। और वो पैकेज क्या था, उन्होंने पेट्रोल, डीज़ल और पर बहुत बड़ी सब्सिडी दे दी और टैक्स ज़ीरो कर दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो 30-40 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दे दी, बगैर गिने समझे, बगैर कुछ सोचे गिने कि पाकिस्तान के इससे क्या होगा। तो IMF ने वो मुआहदा, उनका जो रिव्यू था 9वां और 10वां, वो रोक दिया।
उसके बाद दूसरा काम उन्होंने किया कि बिजली का यूनिट जो है तमाम घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए 5 रुपये सस्ता कर दिया। 10 रुपये लीटर उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया। इस तरह टैक्स की बहुत बड़े सेक्टर को छूट दे दी और एक नई एमनेस्टी स्कीम, यानी जो काला धन है उसको सफ़ेद करने के लिए एक स्कीम दे दी कि आप अपना काला धन सफ़ेद कर लें टैक्स की छूट के साथ, और मामूली टैक्स देकर आप अपना सारा काला धन सफ़ेद करिए। ये तमाम वो इक़दाम थे जो IMF से एग्रीमेंट के बिल्कुल उलट थे, बिल्कुल मुखालिफ थे। चौथा काम उन्होंने ये किया कि जो बिजली के टैरिफ में एक कीमत के साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा जो टैरिफ में इंक्रीज़ होती है, जो खर्चे बढ़ते हैं, जो अखराजात बढ़ते हैं तनख्वाहों के, उनकी गाड़ियों के, कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन के और जनरेशन कंपनियों के, वो जो रेगुलर टैरिफ जिसे हम क्वार्टरली एडजस्टमेंट कहते हैं या मंथली एडजस्टमेंट कहते हैं, वो इजाफे नहीं किए गए। और उन्होंने ये IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF की डॉक्यूमेंट बता रही है कि उन्होंने वो तमाम रेगुलर जो इजाफे होना थे वो सारे डेफर कर दिए, वो उनको रोक दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरी हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है, अगली हुकूमत आएगी तो भुगतेगी। वो एक बंद गली में ये कहते हैं ना कि बरूदी सुरंगें बचा दी इमरान खान ने, ये वो 4-5 बरूदी सुरंगें जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये किया कि जो कम अज़ कम उजरत थी उसकी रेशो बढ़ा दी, 25,000 रुपये कर दी, और पेंशन और तनख्वाहों में भी इजाफे जो हैं वो पिछली तरीक़ों से लागू कर दिए। यानी ये सब पैकेज किए और तकरीबन जो फूड सेक्टर है, यानी फूड पे जो सब्सिडी थी वो उसमें इजाफे कर दी। अब ये सारा जो हिसाब किताब था ये 900 अरब से लेके 1200 अरब रुपए तक था। तो IMF से नाराज़ हुआ, पाकिस्तान की जो पेमेंट बनती थी अगले 1 अरब डॉलर की वो रुक गई और पाकिस्तान भी साथ ही रुक गया। अब ये सारे वो बरूदी सुरंगें बचाई जो आने वाली हुकूमत ने सामना करना था। अब आने वाली हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ये बनी कि उन्होंने IMF की ये डॉक्यूमेंट कह रही है कि उन्होंने मई में, यानी अप्रैल में आया तो मई में इस पैकेज को रिवर्स करना शुरू किया। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी, ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सही है, आसफ़ अली ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से कहा कि वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा रोकें। उन्होंने कहा कि आप जो सब्सिडी दी गई है उसको ख़त्म ना करें, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई उनको रिवर्स गेयर ना लगाएं। तो ये उनको मना किया गया। इस तरह करते करते सोचते समझते ये लोग इस सारे पैकेज को जो इमरान खान ने दिया था उसको रिवर्स करते हुए अक्टूबर तक ले गए। तो अक्टूबर तक तो तबाही हो चुकी थी। यानी अगर इमरान खान ने 80% हिस्सा डाला उस वक्त IMF से पैकेज तोड़ने में, मुआहदा तोड़ने में, तो 20% हिस्सा इस नई हुकूमत का भी है। अब इसका खमियाजा सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। सब लोग, इमरान खान ये चाहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, हुकूमत फंसी हुई है, गिरी हुई है, ज़ख्मी है। ये हुकूमत नहीं ज़ख्मी, अब यकीन कीजिए, मैं आपको पूरे हलफ के साथ कहता हूँ, ये पाकिस्तान ज़ख्मी है। पाकिस्तान की रग रग से, नस नस से खून रस रहा है। इस वक्त इमरान खान चाहता है कि मैं इलेक्शन में जाऊँ, पॉपुलर वोट है, मैं लूँगा और नई हुकूमत में आ जाऊँगा। और साथ में हमारा कह रहा है कि मुआहदा ना तोड़ना, क्योंकि ये सारी सख्तियाँ ये अवाम झेल रही है। एक एक दिन उनके ऊपर भारी गुजर रहा है। जो हमारे रेलवे के पेंशन से लेकर तनख्वाहदार तबके तक मुश्किल में गिरफ्तार है। तो इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन हो और वो आ जाएँ और हुकूमत ले लें। और हुकूमत कह रही है, शहबाज शरीफ और जरदारी और फजल रहमान कह रहे हैं कि हम हुकूमत को किस तरह छोड़ दें। अगर हम हुकूमत को, इस पाकिस्तान के साथ हमने कुर्बानी दी है, हमने अपना पॉलिटिकल मुस्तकबिल कुर्बान किया है। कमर ज़मान कायरा से लेकर चौधरी मंजूर तक सभी कहते हैं कि हमने तो अपनी सारी साख दाव पे लगा दी है। राना सनाउल्लाह से दे के मरीम नवाज शरीफ तक सभी रो रहे हैं कि हमने साख कुर्बान की है, पॉलिटिकल अपनी दाव पे लगाई है, तो अब हम अर्ली इलेक्शन में कैसे जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने कहा कि मेरे से बात करें। भाई क्या बात करें, खान साहब और मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, आप बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त इलेक्शन जल्दी करें या इलेक्शन बाद में कराएं, इसका सियासी फ़ायदा ना उनको होना चाहिए ना उनको होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है सारा अंकों पे, इलेक्शन कमीशन के लॉज हैं सारा अंकों पे, लेकिन यार ये इंसाफ तो होना चाहिए ना। ये बात बिल्कुल इंसाफ से हटके है। उन्होंने अपनी सियासत खेली इमरान खान साहब ने, तो अब शहबाज शरीफ को भी हक है कि वो भी सियासत खेले, निकाले कोई नुक्ता ऐसा कि जिससे वो इलेक्शन जो है वो फौरी ना करवाएं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। चाहे आप इस बात का बहाना बनाएं या उसको एक प्ली के तौर पर लें कि अभी पाकिस्तान में मरदमशुमारी जारी है, मरदमशुमारी के बगैर अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं तो वो तो पुराने सेंसस पे होंगे, पुरानी हल्का बंदियों पे होंगे।
तो बाकी 2 सूबों में सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं, हल्का बंदियों पे होंगे। और उसी के ऊपर जो फेडरल इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का, वो भी नहीं, हल्का बंदियों पे होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासी साख के लिए और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के लिए और पाकिस्तान की प्लानिंग के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये थी ही पाकिस्तान की सूरत हाल जो IMF से लेटर लेने के बाद मेरे सामने आई है, और मैंने आपको सच्ची अंदाज में बता दिया है कि कौन कितना ज़िम्मेदार है। जो बड़ी बरूदी सूंघें थी वो अब काफ़ी हद तक साफ़ हो गई, लेकिन अभी 5 रुपये डीज़ल पे जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़नी है, वो भी डीज़ल 5 रुपये महंगा होना है। उसको चाहे वो एडजस्ट कर ले सेल टैक्स में, चाहे एडजस्ट कर ले उसकी प्राइस में, लेकिन डॉलर की कीमत जो इस वक्त 260-64 रुपये पे चल रही है, जब तक ये 200 से नीचे नहीं आती पाकिस्तान का मसला हल नहीं होना। और ये तभी होना है जब पाकिस्तान का एग्रीमेंट के साथ IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होके या पाकिस्तान के पैसे ट्रांसफ़र होने। $1.5 अरब अगर चाइना ने दे भी दिया तो तब भी काम नहीं बनेगा। सऊदी अरेबिया से लेके हर मुल्क तक, जो दोस्त मुल्क है, उनको पाकिस्तान की मदद को आना पड़ेगा। और पाकिस्तान की मदद को वो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि पाकिस्तान मुस्तहकम है और पाकिस्तान उनके काम आ सकता है फ्यूचर में। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता जब तक ये यकीन ना हो कि हाथ पकड़ने वाला कल कलां को उनको कंधा देगा। तो अगली बात अब पेंशन की, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि आपकी पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी उस रोज़ AGPR से रेलवे के अकाउंट में। तो रेलवे के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी है। कल बहुत सारे चेक रेलवे हेडक्वार्टर से मुख्तलिफ बैंकों में जा चुके हैं। कुछ चेक उन्होंने कल लेट जमा करवाए थे, वो भी पहुंच चुके हैं। तो आज बैंकों से मैंने बात की थी, तो नेशनल बैंक ने तो ये यकीन दहानी कराई है कि वो आज रात तक जो बैंक में पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन बाकी बैंकों से थोड़ी सी डिले है, तो पीर को इंशाल्लाह ताला आपको पेंशन तमाम रेलवेज़ के जो पेंशनर्स हैं उनको मिल जाएगी। 3 अरब 10 करोड़ 60 लाख रुपए रेलवे के अकाउंट में, पेंशन अकाउंट नंबर 16 में जमा हो चुके हैं। अच्छा, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैंने एक बुज़ुर्ग जो 74 साल पेंशनर हैं, वो रावलपिंडी डिवीज़न से रिटायर्ड हुए, उनका नाम है नज़ीर हुसैन शाह। उनके साथ हुआ ये कि वो बेचारे, उनको SMS गया बैंक की तरफ से कि आप अपना बायोमेट्रिक करवाएं और वरना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो उनका अकाउंट बंद कर दिया गया सितंबर और अक्टूबर में और नवंबर में। तो नवंबर में जाकर उन्होंने दोबारा बायोमेट्रिक, जब उनको समझ आई कि पेंशन क्यों नहीं आ रही, बायोमेट्रिक करवाया और करते कराते उनकी पेंशन जो है दिसंबर में बहाल हुई। लेकिन उनको जो सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने की पेंशन है वो उनको नहीं मिली। और वो पिछले 5 माह से कभी रेलवे रावलपिंडी डिवीज़न के दफ्तर में जाते हैं, अकाउंट ऑफिस में जाते हैं, कभी वो बैंक के चक्कर लगाते हैं, कभी वो उधर देखते हैं, कभी वो उधर देखते हैं। आज उनकी उस मजबूर बुजुर्ग की मुझे कॉल मसूल हुई, तो मैं आपसे ये रेलवे हुकाम को, फेडरल सेक्रेटरी जो इस वक्त चेयरमैन है मदर शाह साहब, मैं मुझसे मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि बड़े ही हमदर्द आदमी हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं और रेलवे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कल को उन्होंने भी रिटायर्ड होना है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मेंबर फाइनेंस के दफ्तर का, तो वहाँ मैंने बात कर ली है, पेंशन ऑफिस हेडक्वार्टर में भी बात कर ली है। और मैं जो लाहौर के पेंशन ऑफिस के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मलक साहब से ख़ास तौर पे कि इस बुजुर्ग की बात को सुने और अगले महीने इनके बकाया जात जो है सितंबर और अक्टूबर के, इनको दिलवा दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और इस बुजुर्ग की जो दुख की कहानी है वो ख़त्म होगी, इसकी दुआएं आपको मिलेंगी। और भी आपके पास अगर किसी के पास कोई ऐसा मसला तो मुझे बताएं, मैं आपका मसला मुतलका हुकाम तक पहुँचाऊँगा। वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और हम पे बिलीव करते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे हमेशा करता रहता हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बातें आपको पसंद आएँ तो इनको शेयर भी करें, ताकि हमारे इस चैनल की जो है वो बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम अपनी एक हौसला अफजाई फील कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में मैंने आपसे वादा किया गंदम के बारे में बताना है, तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह वो स्टोरी भी बताऊँगा।